अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसी हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब रीडर्स ठीक होंगे और मेरे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम न्यू नॉवेल स्टार्ट करने वाले हैं, जुनून की हर हद पार। पार्ट 1 आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं रीड करना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। तुम लोग कोई काम ढंग से नहीं कर सकती हो। मेरा ब्रांडेड सूट तुमने जला के रख दिया। इसके पैसे क्या तुम्हारा बाप देगा? सॉरी बीबी जी, कसम से मैंने जानबूझकर नहीं जलाया। बकवास बंद करो। अपने तमाम सॉरी कहने से क्या मेरा इतना महंगा सूट वापस आ जाएगा? ये मीरब की आवाज़ है ना? अब ये लड़की किस पर चला रही है? मीरब की माँ रफ़त बेगम इसके पापा मलक ज़ुबैर से कहते हुए भागते हुए सीढ़ियाँ फैलांग कर मीरब के कमरे में पहुंची। मेरे गुस्से की बहुत तेज़ थी मीरब। इसके भाई के हद से ज़्यादा लाड प्यार ने मीरब को बहुत बिगाड़ रखा था। अक्सर इसकी माँ इसके भाई से ये शिकायत करती कि तुम्हारे प्यार ने मीरब को बहुत बिगाड़ दिया है। मीरब मलक ज़ुबैर जो कि बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन था, इसकी बेटी थी। इसका एक भाई जो इससे हद से ज़्यादा प्यार करता था। उम्र में से 12 साल बड़ा था। इसका नाम शाहमीर मलक था। ये मलक ज़ुबैर और रिफ़त बेगम की बेशक कीमत दौलत इनकी 2 औलादें ही थी। उन्होंने अपनी तरफ से अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत दी, मगर मीरब को शाहमीर के हद से ज़्यादा लाड प्यार ने काफ़ी बिगाड़ दिया था। शाहमीर खुद बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। मीरब अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थी। वो अपनी चीज़ों को किसी को छूने नहीं देती थी, फिर चाहे वो रिश्ते थे या इसके कॉस्मेटिक की चीज़ें या फिर इसकी ज्वेलरी, इसके जूते। वो अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती थी। मीरब क्या हुआ, क्यों चला रही हो? रिफ़त बेगम अपनी बेटी के रूम में दाखिल हुई। वो घर की 2 नौकरानियों को लाइन में लगा के खड़ी हुई थी। ये देखिए, मेरा इतना महंगा ब्रांडेड सूट इन्होंने जला दिया है। मैं चलाऊं नहीं तो क्या करूं? मीरब अपनी माँ के आगे अपना फ्रॉक करते हुए गुस्से से बोल रही थी। तो मीरब, उन्होंने जानबूझकर तो नहीं जलाया होगा। अगर गलती से जल गया है तो इसमें इतना चलाने वाली कौन सी बात है? गलती तो इंसान से हो जाती है। मामा प्लीज़, आप तो हर बात में नॉर्मल लगती हैं। ये लोग इतनी तनख्वाह लेते हैं, इनका फ़र्ज़ बनता है कि हर काम को ढंग से करें। मीरब, वो लोग अपना हर काम अच्छे तरीके से करते हैं। अगर आज गलती हो गई है तो माफ़ कर दो। मीरब की माँ इसे गुस्से से चुप करवा रही थी। आज मेरे फ्रेंड की बर्थडे थी, तो बताइए अब मैं क्या पहन के जाऊँ? मीरब बेटा, आपके पास इतने सारे कपड़े हैं, कुछ भी पहन लो। मुझे नए कपड़े वो आपको अच्छी तरह पता है कि मेरे ड्रेसेस। मेरा बेटा, क्या परेशानी है? क्यों गुस्सा कर रही हो? ज़ुबैर मलक भी ऊपर रूम में आ गए। पापा, ये देखें, उन्होंने मेरा ड्रेस जला दिया है जो मैंने अपने दोस्त की बर्थडे पर पहन के जाना था। मम्मा इनको डांटने की बजाय मुझे डांट रही हैं। वो रोते हुए अपने पापा के गले लग गई। क्यों डांट रही हैं भई आप मेरी बेटी को? मीरब ने पापा ने मीरब की माँ को मसनूई गुस्से से डांटते हुए कहा। बहुत अच्छी बात है, आधा तो इसका भाई ने इसको बिगाड़ रखा था, बाकी कसर आप पूरी कर दें। मीरब की माँ ने सच में गुस्से से जवाब दिया। आप मेरी बेटे को डांटा नहीं करें। किसी ने कहा है कि मेरी बेटी बिगड़ी हुई है। मेरी बेटी तो बहुत समझदार है माशाल्लाह। बस इसी तरह से अपनी बेटी की तरफदारी करते रहा करें। जब इसकी शादी करके दूसरे घर भेजेंगे तो एक काम करना कि आप दोनों बाप बेटा भी इसके साथ ही चले जाना। इसको ससुराल में आप दोनों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। रिफ़त बेगम गुस्से से बड़बड़ाते हुए रूम में चली गई। पापा, देखे ना आप मामा को किस तरह मुझसे चलाती रहती हैं। तुम दोनों यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो? दफ़ा हो जाओ। ख्वामख्वा मेरी माँ से मुझे इतनी बातें सुनने को मिली तुम दोनों की वजह से। हालांकि बातें मामा को तुम लोगों को सुनानी चाहिए थी। मीरब अपना गुस्सा नौकरानियों पर निकालते हुए बोली। नौकरानियाँ बेचारी अपनी जान बचाते हुए 1 मिनट से पहले कमरे से 9-2-11 हो गई। अब बताओ मेरे बेटे को क्या मसला है? नया ड्रेस चाहिए? यस पापा, मेरी दोस्त की बर्थडे है और मुझे वहाँ पर नया ड्रेस पहन कर जाना है। आपको तो पता है ना कि मैं एक ड्रेस को दोबारा नहीं पहनती। मीरब ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए अपने पापा से कहा। तो जाइए नया ड्रेस ले आए। मीरब के पापा ने अपना क्रेडिट कार्ड मीरब के हाथ में थमाते हुए कहा। ये लो पापा। मीरब अपने पापा के गले में बाहें डालकर खुशी से झूमती हुई कार्ड लेकर ड्राइवर के साथ ड्रेस लेने चली गई। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। मेरा जिस्म टूटता है, कीड़े रेंगने लगते हैं, मेरे जिस्म में इतना दर्द होता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो इस दर्द से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। वो ज़्यादा बेहतर है, क्यों नहीं मुझे मरने देती? जब तुम लोगों को सब पता है कि क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो, या तो मुझे मरने दो या मुझे नशा करने दो प्लीज़।
پہلے تو اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اب تو نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کوئی ایک چیز کی ڈیمانڈ تو کر، رومان شاہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں جینا، مرنے دو مجھے۔ کیوں نہیں تم لوگ میری جان چھوڑ دیتے؟ احمد روتے ہوئے بولا۔ تم صرف ایک لڑکی کی خاطر اپنی جان دینا چاہتے ہو، مرنا چاہتے ہو۔ وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی تمہارے لیے اتنی خاص ہوگی کہ تمہیں نہ تو اپنی بوڑھی ماں نظر آ رہی ہے، نہ ہی اپنے جگری یار۔ لعنت ہے تیری جوانی پر۔ ہاں، نہیں نظر آ رہی مجھے میری بوڑھی ماں، نہ مجھے نظر آ رہے ہو تم لوگ۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں ہر جگہ سائے کی طرح میرے پیچھے پہنچ جاتے ہو؟ چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو۔ رومان شاہ احمد کو ساتھ کھینچے ہوئے گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ رومان شاہ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ احمد گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں چلتے تم میرے ساتھ۔ رومان شاہ نشے میں ٹوٹے ہوئے احمد کو سیٹ پر بٹھاتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھی دوسری طرف سے ہوتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا ہاسپٹل کی طرف چل گیا۔ احمد رومان شاہ کا بہت اچھا دوست تھا۔ رومان شاہ احمد شاہ زیب تینوں بیسٹ فرینڈز تھے۔ شاہ زیب تینوں بیسٹ فرینڈ تھے۔ اسکول لائف سے لے کر کالج تک ان تینوں نے اکٹھے پڑھائی کی۔ ان تینوں میں لاجواب کیمسٹری اور دوستی تھی۔ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے۔ یونیورسٹی میں ان کی دوستی کے چرچے ہوا کرتے تھے، مگر پھر احمد کی زندگی میں ایک لڑکی آ گئی جس کو احمد نے بہت پیار کیا۔ احمد اس کو لے کر بہت سیریس تھا، وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی نے احمد کو صرف ٹائم پاس کے لیے رکھا ہوا تھا۔ عریشہ ایک بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جس کے ماں باپ زیادہ تر ملک سے باہر ہی پائے جاتے تھے۔ یہاں پر وہ اکیلی خوب عیش کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں صرف وہ لڑکوں سے دوستیاں نبھانے کے لیے تو آیا کرتی تھی، مگر احمد اس کے عشق میں اس قدر مبتلا تھا کہ اسے کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ حالانکہ شاہ زیب اور رومان شاہ اسے بہت سمجھایا کرتے تھے، یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے، مگر احمد کے سر پر عریشہ کا نشہ عشق پر چڑھ کر بولتا تھا۔ کئی بار ان تینوں میں جھگڑا بھی ہوا عریشہ کو لے کر، مگر احمد اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ کرتے کرتے وہ لڑکی احمد کو اس مقام پر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب احمد خود کو نشے کی لت میں لگا کر عریشہ کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتنی بار اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار رومان شاہ موقع پر پہنچ کر اس کو بچا لیتا۔ رومان شاہ اپنے یاروں کے لیے بہت مفلس تھا، دوستوں کے لیے جینے والا انسان رومان شاہ تو بھلا ایسے وقت میں اپنے بیسٹ فرینڈ کو اکیلے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ احمد، یا تجھے سچ میں اپنی بوڑھی ماں نظر نہیں آتی، جس کے جینے کا واحد سہارا صرف تو ہی ہے؟ پتہ ہے وہ مجھے فون کرتے ہوئے کس طرح سے تڑپ کر روتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی۔ تم نے پھر سے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ رومان، میں کیا کروں؟ میرے دماغ میں عریشہ نہیں جاتی۔ اس کو بلانے کی میں بہت کوشش کرتا ہوں، جتنی کوشش کرتا ہوں وہ اتنی ہی دفعہ مجھے یاد آتی ہے۔ اس کو بھلانے کے لیے میں نشہ کرتا ہوں، اس کو بھلانے کے لیے میں مرنا چاہتا ہوں۔ احمد بے بسی کے ساتھ روتے ہوئے شرمندہ انداز سے آنکھیں جھکائے بیٹھا تھا۔ رومان، تو میرا یار ہے نا، مجھے عریشہ لا دو، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں نشے چھوڑ دوں گا۔ احمد بہت امید بھری نظروں سے گاڑی چلاتے ہوئے رومان شاہ سے بول رہا تھا۔ رومان شاہ ان تینوں کی ٹولی میں اس ٹولی کی جان تھا، وہ اپنے یاروں کے لیے کچھ بھی گزرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم وعدہ کرو تم اپنا علاج کرواؤ گے، وہ بھی اچھے طریقے سے، اور دوبارہ کبھی اپنی جان لینے کی کوشش نہیں کرو گے۔ رومان شاہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ عریشہ کو واپس تمہاری زندگی میں ضرور لے کے آؤں گا۔ رومان شاہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا علاج ٹھیک طریقے سے کرواؤں گا، بس تم مجھے میری عریشہ لا دو۔ رومان شاہ وعدہ کرتے ہوئے اسے ہاسپٹل کے اندر لے گیا، جہاں ڈاکٹر شاہ زیب ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر شاہ زیب ان کی ٹولی کا تیسرا دوست تھا، تینوں آپس میں بہت اچھے بیسٹ فرینڈز تھے۔ احمد کو شاہ زیب نے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا، جہاں پر اس کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ احمد کے کافی سارے ٹیسٹ ہوئے، جس میں ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ احمد کے جسم میں 70% حصہ ڈرگز کا نشہ پھیل چکا ہے۔ یہ زہر اس کی باڈی کو 70% متاثر کر چکا ہے، مگر ڈاکٹروں نے یہ یقین دلایا کہ اگر پیشنٹ خود کوشش کرے اسے علاج کروانے کی تو اسے جان بچائی جا سکتی ہے۔ رومان، تم احمد کو ایڈمٹ کروانے کے لیے کیسے منع کر لائے؟ کیونکہ وہ اتنی آسانی سے تو ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر شاہ زیب رومان شاہ سے ہاسپٹل کے باہر کھڑا ہو کر یہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ وہ اگر اپنا علاج اچھے سے کروا لے گا تو میں عریشہ واپس لا کر دے دوں گا۔ تم نے احمد سے یہ کیا کہا؟ تم اسے عریشہ کیسے واپس لا کے دو گے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ اسے مرنے دیتے، اس کو ڈرگ کے نشے میں۔ ڈاکٹر شاہ زیب غصے سے بولا۔ شاہ زیب، اگر یار کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو میرے نزدیک یہ غلط نہیں ہے۔ مطلب تم نے احمد سے جھوٹ بولا ہے؟
नहीं कर सकते ना तुम्हें क्या लगता है कि मैं अरीशे जैसी घटिया लड़की को फिर से हमारे यार की ज़िंदगी में वापस लाऊंगा? थैंक्स गॉड, मुझे तो लगा सच में तुम इस घटिया अरीशे को अमर की ज़िंदगी में वापस ले आओगे। डॉक्टर शाहज़ेब लंबी सांस लेते हुए शुक्र अदा कर रहा था। कहाँ जा रही है? इस तरह से सच समझ कर रोमियो महक का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए इस हवेली के बरामदे में ले आया। रोमियो और सहर दोनों आपस में कजन्स थे। रोमियो महक के चचा का बेटा था। महक रोमियो के बड़े ताया की बेटी थी। रोमियो के बाबा के अलावा 2 भाई भी थे। रोमियो के पापा ज़्यादा चालाक नहीं थे, जिसकी वजह से इसके हिस्से में कुछ खास आया नहीं था। रोमियो के पापा के दोनों बड़े भाई जो कि बहुत ज़्यादा चालाक और बेईमान थे, उन्होंने बड़ी चालाकी से रोमियो के बाबा की आधे से ज़्यादा जायदाद हड़प कर ली। रोमियो भी इस काबिल नहीं था कि वो अपने बाप के साथ कंधा लगाकर खड़ा हो सकता। वो भी मैट्रिक के पेपर दे रहा था। रोमियो के बाबा अक्सर बीमार रहने लगे। रोमियो की माँ अक्सर रोमियो के बाबा से ये शिकायत करती कि तुम्हारे भाइयों ने मेरे बेटे के हिस्से की जायदाद पर कब्जा कर लिया, आप कुछ भी नहीं बोलते। रोमियो के बाबा बहुत सब्र से जवाब देते, बेगम ये दुनिया का माल इधर ही रह जाना है, आखिरत में सिर्फ अपने अमाल लेकर जाने हैं, इसलिए दुनिया की फिक्र मत करो। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा इस काबिल ज़रूर बनेगा कि वो अपनी मेहनत बलबूते पे अपना नाम कमाएगा। तुम हमारे बेटे की फिक्र ना किया करो। मगर रोमियो की माँ अक्सर इस बात पर नाराज़ हो जाती कि हमारा बेटा ही नहीं, हमारी एक बेटी भी है। इसको कल जब हम शादी करेंगे तो कैसे खाली हाथ रुखसत करेंगे? रोमियो के बाबा इस बात पर बड़े तहम्मुल से जवाब दिया करते, बेगम अगर अल्लाह ताला ने हमें बेटी दी है तो इसके नसीब की ज़ात ज़रूर लिखे होंगे। तुम हमारी बेटी के लिए परेशान ना हुआ करो। खुदा इसे मेरे जैसा हम सफ़र दे तो इसे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात पर रोमियो की माँ चुप कर जाती, क्योंकि ये सच था कि रोमियो के बाबा ने रोमियो की माँ को बहुत प्यार और इज्जत से रखा था। हालांकि रोमियो की माँ एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। रोमियो की माँ यतीम थी, इसके माँ बाप मरे हुए थे। दादी ने इसको पाला था, जिसकी वजह से रोमियो की माँ कुछ भी चाहे इसमें लेकर नहीं आई थी। मगर एक शादी में रोमियो के बाबा ने जब इसे देखा तो इसे बहुत पसंद आई। इसने आकर अपने बाप से ज़िद की, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। बस शायद ये शादी ही रोमियो के बाबा के लिए सज़ा बन गई, क्योंकि ना तो रोमियो की माँ इसकी दादा की दूसरी बहू की ख़ानदानी थी, ना ही अमीर, ना ही दूसरे बहुओं की तरह पढ़ी लिखी। रोमियो की माँ बहुत ही सादा मिजाज नेक औरत थी, जिसकी वजह से हमेशा वह सबसे अलग थलग ही रही। इसने कभी भी घर वालों से शिकायतें लड़ने झगड़ने नहीं किए। बस कभी दिल भर जाता तो अपने शोहर से दिल की भड़ास निकाल लेती। इसे कभी भी घर की बहू होने का मान नहीं दिया गया। ज़िंदगी का सफ़र यूं ही कटता गया, मगर रोमियो के बाबा ने हमेशा रोमियो की माँ को बहुत मोहब्बत दी। इसे कभी इसका पिछला वक्त याद आने ही नहीं दिया। इसलिए रोमियो की माँ सच में अपनी बेटी के लिए अपने शोहर जैसा ही हमसफ़र मांगने की दवा करती। रोमियो की अपने ताया की बेटी महक बहुत पसंद थी, मगर महक रोमियो को मुंह नहीं लगाती थी। इस वजह से नहीं कि रोमियो खूबसूरत नहीं था। रोमियो खूबसूरती के लिहाज से ख़ानदान का सबसे खूबसूरत लड़का था, मगर रोमियो के पास इसके बाबा की जायदाद नहीं थी, ना ही घर में रोमियो के बाबा की वो हैसियत थी जो इसके दोनों ताया की थी। इसलिए रोमियो को भी महक हमेशा डिग्रेड करती है, मगर रोमियो हर बार अपने दिल से मजबूर होकर शहर के करीब होता था। आज भी महक जब तैयार हुई तो दूसरी हवेली जा रही थी। दूसरी हवेली में महक के ननिहाल वाले रहते थे। महक के मामू भी काफ़ी नक चढ़े थे। इनको काफ़ी मान था अपनी दौलत पर। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दूसरी हवेली जाना है। महक रोमियो से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, हवेली इतना सच कर जाने की क्या ज़रूरत है? रोमियो को शहर का यूं सजना बहुत बुरा लगता था। महक बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल थी। रोमियो तुम अपने काम से काम रखा करो। मैंने तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया कि तुम मुझसे सवाल जवाब करो। तुम मेरे बाप नहीं हो, ना ही मेरे भाई हो। महक तुम मुझसे इस अल्फाज में बात मत किया करो। मेरे जज्बात से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हो। इतनी मासूम बनकर मुझे बाप और भाई ना होने का ताना नहीं दे रही हो। मैं तुम्हारे साथ क्या रिश्ता बनाना चाहता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है तुम मेरे साथ कौन सा रिश्ता बनाना चाहते हो। मगर मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बनाना, क्योंकि तुम्हारा स्टेटस मुझसे मैच नहीं करता। तुम्हारी हैसियत ही क्या है हमारी हवेली में नौकरों की तरह? महक ने आंखें घुमाकर नागवारी से रोमियो की तरफ देखते हुए कहा, महक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, मुझे एक बार पढ़ाई मुकम्मल कर लेने दो। मेरा वादा है कि मैं बहुत मेहनत करूँगा। मैं इतना पैसा कमाऊँगा कि मैं तुम्हारी सब ख्वाहिशें पूरी कर दूँगा। प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दो। रोमियो महक का हाथ पकड़े हुए खड़ा था। प्लीज़ रोमियो, ये मजनू जैसी बातें मुझसे मत किया करो। मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकती, ना ही मैं तुम्हारा वेट कर सकती हूँ। मेरे पास तुमसे बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं क्यों तुम्हारा वेट करूँ? ऐसी क्या खासियत है तुम में? तुम मुझे ये बताओ। महक की नज़र में इसके मामू के बड़े बेटे शाजिल पर थी।
जो अभी अभी बाहर से पढ़कर आया था। शाज़िर खुद बहुत ही सुलझी हुई पर्सनैलिटी का मालिक था। रोमियो का बहुत अच्छा दोस्त भी जिसको महक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर महक को इसके पैसे और स्टेटस बहुत अच्छा लगता। इस वक्त वो भी मेकअप से लथपथ होकर नाइट ड्रेस पहने हुए बड़ी हवेली सिर्फ इसके लिए जा रही थी कि वो शाज़िर पर डोरे डाल सके। रोमियो जो महक के लिए बहुत सीरियस था, इसे महक का यूँ सच समझकर नाइट कपड़े पहनकर जाना जहर लगता था, मगर वो महक की बकवास इसके आगे बेबस होकर चुप कर जाता। महक, आ जाओ, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो बेटे? अपने स्टेटस के लोगों के साथ उठा बैठा करो। महक की माँ दूर खड़ी महक और रोमियो को खड़ा देखकर रोमियो पर तंज मारते हुए महक को बुला रही थी। रोमियो गुस्से से अपनी बड़ी ताई को देखते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर आ गया, क्योंकि अगर घर के अंदर जाता तो इसकी माँ और बहन फौरन ही भांप लेती कि रोमियो को किसी ने कुछ कहा है, तो वो भी परेशान हो जाती। रोमियो इनकी परेशानी की वजह नहीं बनना चाहता था, क्योंकि रोमियो की माँ की ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ थी, वो मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहता था। रोमियो छत पर जाकर कितनी देर यूं ही उदास होकर आसमान की तरफ देखता रहा। रोमियो के घर वालों का ये रवैया से कमज़ोर नहीं करता था, बल्कि इनके रवैयों की वजह से रोमियो का खुद के पैरों पर खड़े होने का जुनून बढ़ जाता था। वह हर ठोकर के बाद खुद को मजबूत करके खड़ा हो जाता। खान बाबा, जल्दी गाड़ी चलाओ, मेरी फ्रेंड जमान मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मीरब गाड़ी में बैठी हुई खान बाबा, जो मीरब के बाबा का बहुत पुराना ड्राइवर था, इस पर चला रही थी। बीबी जी, ट्रैफिक जाम है। एक तो कराची के ट्रैफिक का यही मसला है, बंदा मरे जाए तो जाए कहाँ, ट्रैफिक हटने का नाम ही नहीं लेती। खान बाबा कोशिश करके गाड़ी ट्रैफिक से निकाल लें, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी। जी बीबी जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हम लोग थोड़ी देर में ही मॉल पहुँच जाएंगे। खान बाबा ट्रैफिक से गाड़ी को निकालने की कोशिश करते हुए जवाब दे रहे थे। जैसे तैसे करके खान बाबा ने ट्रैफिक से गाड़ी को निकालते हुए मीरब को जल्दी से मॉल तक पहुँचाया, क्योंकि मीरब के जज्बातीपन और गुस्से से खान बाबा बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे। आखिर बचपन से इसकी जवानी तक का सफ़र खान बाबा ने अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह तेरा शुक्र, हम लोग मॉल पहुँचे। मीरब गाड़ी से उतरते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। उसे हैंडबैग को लेते हुए भागते हुए अंदाज में मॉल के अंदर दाखिल हुई। बच्चे, तुम मुझे किस काम पर लगा देती हो? भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्या आप मेरा ये छोटा सा काम नहीं कर सकते? हाँ बच्चे, मैं तुम्हारे सब काम कर दूंगा, मगर ये तुम मुझसे नावलों वाला काम मत करवाया करो। अब मैं जाकर बोलूं कि मुझे कौन सा नावल चाहिए? यार मैं नाम भूल जाता हूँ। अपने अच्छे खासे बिजनेसमैन भाई को किन कामों में तुम लगा देती हो? भैया बस इतना जाके बोलना है कि मुझे आबे हयात नावल चाहिए। कौन सी हयात? रोमान शाह अपनी छोटी बहन का मजाक उड़ाते हुए पूछ रहा था। भाई क्यों तंग करे हैं? आबे हयात पीर कामिल का सीरियल नंबर 2। रोमान शाह ने 8 साल छोटी थी उसकी बहन। अकलौती बहन होने की वजह से रोमान शाह खूब इसके नखरे उठाते थे। मिरहा को रोमान शाह ने अपने बाप की डेथ के बाद बहुत ही लाड प्यार से पाला था। इसे कभी भी अपने बाबा की कमी महसूस ना हुई। मिरहा बहुत ही मासूम और शायसी लड़की थी। ऊपर से रोमान शाह का अपनी छोटी बहन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहने की वजह से ज़्यादा लोगों में उठती बैठती नहीं थी। मिरहा बहुत ही कम घर से बाहर जाया करती थी। ऐसा नहीं था कि इस पर कोई पाबंदी आई थी। मिरहा खुद ही घर से बाहर जाना इतना पसंद नहीं करती थी। ऊपर से रोमान शाह का मिजाज भी इस तरह था कि इसे लड़कियों का फजूल बाहर बाजारों में घूमना, सच संवर के घर से बाहर निकलना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मिरहा अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपने भाई के मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी। इसलिए वो कुछ भी मंगवाना होता तो अपनी अम्मी से कह के मंगवा लेती। अल्लाह का शुक्र था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। नौकर चौकर सब घर में मौजूद थे। रोमान शाह किसी भी चीज़ की कमी अपनी माँ और बहन को नहीं होने देता था, मगर बस इसके दिल में दायरे में थे, जिसको इसकी बहन और माँ भी क्रॉस नहीं करती थी। मिरहा घर से बाहर नहीं जाती थी, इसलिए वो ज़्यादातर वक्त नावल पढ़ने में गुजार देती। वो नावलों की बहुत बड़ी दीवानी थी। मिरहा का सबसे फेवरेट काम था नावल पढ़ना। इसके लिए इसने बहुत से नॉलेज भी इकट्ठी कर रखी हुई थी। हर नई आने वाली नावल बुक को इसने ख़रीद कर अपने पास रखना होता था। सब नावल की बुक्स और नावल अपने पास इसलिए संभाल के रखती थी क्योंकि वो नावल के किरदार को दूर जाते हुए नहीं देख सकती थी। इसके कहने के मुताबिक जब नावल इसे दूर जाते थे तो इसे लगता था इस नावल के करैक्टर भी इसे दूर चले गए हैं। अगर वो इसके पास महफूज होते तो इससे लगता था सब करैक्टर इसके पास महफूज हैं। अक्सर मिरहा की अम्मी इस बात पर नाराज़ होकर कहती थी, तुमने एक दिन नावल पढ़ पढ़ के मिरहा पागल हो जाना है, बस कर दो। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, कभी इनको भी देख लिया करो। मगर मिरहा अपने भाई की बहुत लाडली थी। नावल पढ़ने के लिए अपने भाई से ज़िद करके नावल मंगवा लेती, मगर घर के काम में तो इसका भाई कुछ नहीं कहता था। वहाँ पर तो सिर्फ इसकी अम्मी का हुक्म चलता था। इसकी अम्मी के कहने के मुताबिक
لڑکیوں کو گھر کے کام کرنے آنے چاہیے، اس سے اکثر مرحا کی امی سے گھر کے کام سکھاتی نظر آتی تھی۔ مرحا بیچاری مجرموں کی طرح اپنی ماں کے ڈر سے گھر کے کاموں کو سیکھنے کی پوری کوشش کرتی۔ مرحا کی ماں زیادہ تر ڈرائیور کے ساتھ جا کر مرحا کے لیے شاپنگ خود ہی کر لیتی تھی، مگر مرحا کی ماں ناول وغیرہ لانے سے صاف انکار کر دیتی، یہ کہہ کر مجھ سے یہ الٹے سیدھے کام مت کروایا کرو، میں اس عمر میں تمہیں ناول وغیرہ نہیں لا کے دے سکتی، اس طرح کے شوق اپنے بھائی سے پورے کروایا کرو۔ اس سے آج مرحا نے صبح سے کوئی 20 بار فون کر کے رومان کو یہ یاد کروایا تھا کہ آتے ہوئے اس کے لیے ناول بک ضرور لے کے آئے، جب سے آب حیات کی بک کی صورت میں آیا تھا۔ مرحا نے رومان شاہ کی جان کھائی ہوئی تھی، اس سے وہ کامل کا سیریل 2 ضرور لا کے دے۔ آ رہی ہوں یار، آ رہی ہوں، میں مال کے اندر پہنچ گئی ہوں، بس بریک رکھو پیر پر۔ میرب اپنے کان سے فون لگائے مال کے اندر بھاگتی ہوئی داخل ہوئی۔ آہ، اندھے ہو کیا، دکھائی نہیں دیتا؟ میرب اپنی بہت سے فون پر بات کرتے ہوئے سامنے دیکھ نہیں سکی، کوئی آ رہا تھا، سیدھا آ کر کھڑے رومان شاہ کے سینے سے وہ ٹکرا گئی۔ اب فون ہاتھ سے نیچے گرنے پر غصے سے فون کو نیچے سے اٹھاتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے رومان شاہ پر چلا رہی تھی۔ میرے خیال سے اندھا میں نہیں، تم نے آنکھیں، تمہیں کھول کر چلنا چاہیے، میں تو اپنی جگہ پر کھڑا ہوں، چل کر تم آ رہی ہو۔ اس شخص نے اتنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ الفاظ ادا کیے کہ میرب اس کی شکل دیکھے بنا نہیں رہ سکی۔ اس کے بولنے کا انداز اتنا منفرد تھا کہ خود ایٹم بم سمجھنے والی میرب کے کانوں کو وہ آواز بھائی، مگر جب اس کی طرف نظر اٹھائی تو میرب کچھ دیر کے لیے اسٹل ہو گئی۔ اس شخص کی پرسنالٹی اس کی آواز سے کہیں زیادہ جاذب تھی، کسی کو نظر بھر کے بھی نہ دیکھنے والی۔ میرب ملک اسٹل کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ فل بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ کے اندر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے اپنے ہاتھ میں آئی فون پکڑے ہوئے بڑی اکڑ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی سلکی بلیک بال جن کو جل سے سیٹ کیا ہوا تھا، کھلتا ہوا گورا رنگ، اس کی ماڈرن داڑھی، اکڑی ہوئی اونچی سی ناک، کسی کی جان نکال لینے والی غصے سے بڑی بڑی آنکھیں، 6 فٹ کراس کرتی ہوئی ہائٹ اور چھاتی جو کھلے ہوئے 2 پٹنوں سے چھلک رہی تھی، مزاج جو اس کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔